हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स अर्थात यूपी बोर्ड के क्लास 8 का मैथमेटिक्स जिसका नाम है गणित मंथन। उसकी पढ़ रहे हैं हम लोग अभ्यास कार्य पुस्तिका, जिसका अध्याय या चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 7 युगपथ समीकरण, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। उनको सॉल्व करना और क्या होते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो सब चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। इस चैप्टर में कुल अभ्यास कार्य पुस्तिका में जो आपको क्वेश्चन दिए गए 19 दिए गए। आपके 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 बचे हुए हैं। आज कराने की कोशिश करेंगे हम 10 से लेकर के 14 यानी 5 क्वेश्चन। जो बचेंगे 5 वो अगले क्लास में कराने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 10th। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया। ये जरूरी नहीं है क्लास 8 में ही ऐसा पूछा जाता हो, आपसे कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या गिवन है कि कोई ट्राइंगल है, त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी, कोई त्रिभुज है आपका एबीसी जिसमें एंगल सी इज इक्वल टू 3 बी के और 3 बी इक्वल है 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो पूछा क्या गया कि सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना करेंगे तो आसान लगेगा, वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कठिन भी है। सीधी सी बात है, कोई भी गणित का सवाल हो समझ में आ जाए तो सरल है और नहीं समझ में आ जाए तो कठिन है। तो देखिए हमको क्या दिया गया है। क्वेश्चन 10 है, कोई भी त्रिभुज आप बना लीजिएगा इस प्रकार से। ये कोई त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें हमें क्या गिवन है, हमको ये दिया गया है कि एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी और इज इक्वल टू में दे दिया 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी। ये एंगल होते हैं, एक ट्रायंगल होता है, ये एंगल होते हैं। कोई त्रिभुज 3 एंगलों से मिलकर के 3 कोणों से मिलकर के बनता है और जब इन तीनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो ना तो 180 से कम होगा और ना ही 180 से ज्यादा होगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये गिवन है आपको, यानी ये जो सूचना आपको दी जा रही है, इतनी हेल्प दी जा रही है क्वेश्चन में, उसकी मदद से आप अलग अलग तीनों कोणों के मान बताइएगा। बात तो यहाँ ए बी सी सभी लिखे हुए, लेकिन वो क्या कर दिया, एक दूसरे में फंसा दी, रस्सी ऐसी बट दी उन्होंने। अब आप अलग अलग कैसे करोगे, देखिएगा अलग अलग हम कर सकते हैं। इन सभी को इक्वल टू में क्या मान रहे हैं हम, अपनी तरफ से हमने मान लिया के मान लिया। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं मान, यानी हम सब चीजों को क्या मान लिया के यूकल। तो अब अकेला सी इक्वल टू किसके यूकल हो गया, के यूकल आता है। अगर अलग अलग इनकी तुलना करोगे तो एंगल सी इक्वल टू हो गया के यूकल, 3 इंटू एंगल बी, ये भी तो के बराबर होगा। ये फिर के सबकी तुलना आप अलग अलग के से कर लो, तो यहां से एंगल वी की वैल्यू जो निकलेगी जाकर के अपॉन 3, ये एंगल सी निकल आया, ये एंगल बी, यानी सभी एंगल्स की वैल्यू तीनों कोणों का मान के पदों में हम निकालेंगे। ठीक, आपस में एक दूसरे के पदों में दिए गए। और देखिएगा अब यहां से इसकी तुलना वापस करो, यानी 2 इंटू एंगल, ऐसे कर लो, ब्रैकेट खोल दोगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू के। बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, के अपॉन 3 हमें वही यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 2 एंगल ए प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली है के अपॉन 3, तो 2 यहाँ पहले से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 के अपॉन 3 इज इक्वल टू के। हमें तो एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, तो के को उधर जाके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंगल ए इज इक्वल टू के माइनस 2 के अपॉन 3। आप लघुत्तम जब इसके साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 के माइनस 2 के अपॉन 3, यानी 2 एंगल ए। ठीक, आप देखेगा ये 2 एंगल ए किसके बराबर, यहाँ 3 के में से 2 के जाएंगे तो क्या बचेगा, सिंगल के बचेगा। यानी 3 रुपए में से जब 2 खर्च कर दोगे तो 1 ही तो बचता है। तो ये हो गया हमारा 2 एंगल ए इक्वल टू के अपॉन 3। ऐसे करके लघुत्तम ले लिया जाता है। आप इसका मल्टीप्लाई सीधे यहाँ कर दो और पूरे का बटे कर दो, एलसीएम आ गया। ठीक, 2 का गुणा हो रहा तो भाग कर दो, तो एंगल ए इक्वल टू आ गया हमारा के अपॉन 6। ये हमने तीनों एंगल ए बी सी के मान के पदों में निकाल लिए। सी का मान ये है, के बी का मान ये और ए का मान ये। अब हमको क्या करना है, अलग अलग इनका मान निकालने के लिए तीनों कोणों का जो जोड़ होता है किसी एंगल के, वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब देखिएगा हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है।
ठीक, स्टैंडर्ड हमेशा के लिए याद कर लो। ए की वैल्यू है हमारी k/6, बी की वैल्यू है k/3 और सी की वैल्यू है केवल k = 180। के का मान निकल आएगा यहाँ से, उस के मान को अलग 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 पुट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी। देखिएगा आप देखो 6 3 और यहाँ बटे में 1 मान लो, भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे? 6 3 और 1 का लघुत्तम समावर्तक 6 ही होगा। ठीक, या ये कहिएगा इस पूरे सवाल में 6 का गुणा कर दो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिएगा। 6 का गुणा करने से यहाँ के बचेगा, यहाँ 6 का गुणा करने से 2k बचेगा, यहाँ 6 का गुणा करने से 6k ही हो जाएगा, और यहाँ 6 का गुणा 180 × 6 हो जाएगा। समझ रहे? या हमने जब इनका लघुत्तम लिया तो ये हो गया क्या 6, तो ये हो गया हमारा k + 2k + 6k = 180। लघुत्तम लेने का मतलब ये होता है कि 6 एक ऐसी संख्या है जो 1 3 और 6 तीनों संख्याओं के पाड़े में आ रही है, इसलिए वो लघुत्तम है। अब 6 का 6 में भाग दिया, एक बार गया, 1 का k के साथ गुणा किया। 3 का 6 में भाग दिया, 2 बार गया, 2 का k के साथ गुणा किया तो 2k हो गया। 1 का 6 में भाग दिया तो 6 ही बार तो जाएगा, और 6 का गुणा जब k के साथ करेंगे तो 6k हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 किसके साथ जाएंगे? 180 के साथ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये जोड़ो 6 2 8 और 1 9, यानी 9k = 180 × 6 हो गया। 180 में 9 का भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा? 20 बार, यानी k की वैल्यू आ गई है 20 छिक्का 120। k का मान 120 निकल आया। इस k के मान को अलग अलग c के मान, b के मान और a के मान में रख दो, आपको तीनों कोणों की वैल्यू a b c की पता चल जाएगी। जैसे पहले a में रखिएगा ना या अब, ठीक, यहाँ पे कर ले रहे एंगल a = क्या हो जाएगा? k की वैल्यू यहाँ रखो 120/6, यानी 6 दूनी 12। a की वैल्यू निकल आई है केवल 20 डिग्री, कितनी छोटी निकली जाती है। यहाँ रखो b में, एंगल b में रखो, यहाँ है k/3, k की वैल्यू 120 में 3 का भाग दोगे तो कितनी आ जाएगी? 40। 40 नहीं 120 होते हैं, 40 डिग्री एंगल b की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा c की वैल्यू चाहिए, तो एंगल c = k ही है, तो k की वैल्यू निकालिए 120 डिग्री। अब हमने सही किया या गलत किया, तो इसके लिए हम क्या करें? इन तीनों एंगलों को जोड़ के देखो 180 हो रहा है। अगर 180 हो रहा है तो हमने मान सही निकाला होगा। 120 और 40 कितना हो गया? 160 हो गया। 160 में आप ये 20 और जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 180। तो हमारे तीनों कोण अलग अलग पता चल गए। हमारे a का मान है 20, b का मान है 40 और c का मान है 120। तो ऐसे सवाल अगर आपको करने के लिए मिले तो फिर आप उनको इस तरीके से करें। समझ पाए होंगे क्वेश्चन 10वां, आप इसको नोट कर लीजिएगा। समझते हैं क्वेश्चन 11वां, समझते हैं अगला क्वेश्चन 11वां। इसमें कहा गया किसी व्यक्ति के पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। आप अपने कोई मान लीजिएगा आपकी जेब में कुछ सिक्के 1 रुपए के हैं और कुछ सिक्के 2 रुपए के, लेकिन जब आप सिक्कों को गिनते हैं सभी को तो आपके पास ऐसे कर करके कुल मिला के 50 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। 1 रुपए और 2 रुपए के आपके पास सिक्के हैं ये, ठीक है, और जब उनको आपने गिना तो 50 हैं। सिक्के 50 हैं, हम ये नहीं कह रहे रुपए 50 है, रुपए अलग बात है। हम कहें हमारे पास 100 रुपए हैं, लेकिन नोट तो 100 का एक है ना, वो चीज यहाँ कही जा रही है। तो 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के आपकी जेब में खन खन आ रहे हैं। आपने गिने, अरे हमारे पास तो 50 सिक्के हैं, लेकिन जब आपने देखा रुपए कितने, तो रुपए 75 हैं। तो अब आप ये बताइएगा आपकी जेब में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। समझ पाए होंगे सवाल में क्या कहा जा रहा है। आइए करके देखते हैं। हम ये मानेंगे, माना 1 रुपए के सिक्के x हैं और 2 रुपए के सिक्के y हैं। जब इनको जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, लेकिन जब ये निकालोगे पैसे कितने हैं, जैसे आपके पास 10-10 के 5 नोट हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे? 10 गुणा 5 करोगे 50 निकलेंगे जाके, 50 रुपए हो जाएंगे। तो रुपए 50 है लेकिन नोट तो 5 ही हुए ना। तो वहां नोटों की गिनती भी दी जा रही है, यानी सिक्कों की गिनती 50 है और रुपए 75 हैं। तो हम ये मान के चलेंगे 1 रुपए के सिक्के x हैं और 2 रुपए के सिक्के y हैं। जब x + y करेंगे तो 50 एक समीकरण बन जाएगा। अब 1 रुपया में तो 1 का ही गुणा किया है, लेकिन x प्लस और इसका वो निकालने के लिए, जैसे 2 के आपके पास 12 सिक्के हैं तो रुपए कितने हुए? 12 में 2 का गुणा करोगे 24। तो ये हो जाएगा x + 2y = 75। इन दोनों को हल करके हम 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पता अलग अलग कर सकते हैं। आइए समझते हैं।
माना 1 रुपए के सिक्के x हैं और 2 रुपए के सिक्के y है। ठीक है, अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, या प्रथम 2 शर्तें हैं उसमें, प्रश्नानुसार लिख दो या प्रथम शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त के अनुसार, डायरेक्ट लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, x प्लस y बराबर सिक्के हो गए हमारे 50, समीकरण 1 मान लिया। पुनः से मतलब है अगर एक रुपए वाले सिक्के जैसे आपके पास 12 हैं तो 12 रुपए तो हुए, एक का एक में ही गुणा करके निकालोगे तो वो केवल x ही रहेगा। लेकिन जब जो 2 रुपए वाले सिक्के उसमें 2 का गुणा करके ये पता किया जाएगा पैसे कितने हो जाएंगे, तो 2y किया जाएगा। और ये इस हिसाब से हो रहे 75। ये पैसों क्या मतलब, ये पैसे हैं और ये सिक्के हैं। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे आप। ये 2 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उसमें 2 का गुणा किया जाएगा तो रुपए पता चलेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास 1 और 2 समीकरण आ गए। अब इनको सॉल्व कर ले। हम क्या करें, x और x समान दिख रहा है तो विलोपन विधि से कर ले, एक काट दीजिएगा, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो। ये x से x हमारा कट गया, 2y में से 1y जाएगा तो माइनस का y बचा, और 75 में से 50 जाएंगे तो माइनस के 25 बचेंगे, यानी y बराबर 25। यानी 2 रुपए के जो सिक्के हैं उसके पास 25 सिक्के हैं। 2 रुपए वाले 25 सिक्के, तो रुपए कितने हो गए 50। अब 1 रुपए के कितने बचे 25, 50 रुपए, 25 रुपए, 75 रुपए। ठीक, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां रख दो y का मान, x प्लस 25 बराबर 50, तो x बराबर 25। यानी 1 रुपए के सिक्के भी 25 हैं और 2 रुपए के सिक्के भी 25 ही हैं। तो 2 रुपए के सिक्के जब 25 हैं, रुपए 50 हो गए। 1 रुपए के सिक्के 25 हैं तो रुपए 25 हो गए। इस तरह से रुपए तो हो जाएंगे 75 और सिक्के हो जाएंगे 50। आप इस सवाल को कर सकते हैं। समझते क्वेश्चन या 10, 11, ये 12 है, 3 नहीं है, 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट समझते हैं 12 क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट 12 क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, एक आयत है। अब आयत तो आप जानते होंगे क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, और ट्रेपेजियम क्या होता है। ठीक है, ये सब आप जानते होंगे तो उन पर चर्चा तो नहीं करेंगे। एक आयत है जिसकी परिमाप दी गई है। ठीक है, और ये कहा गया लंबाई और चौड़ाई जो है एक दूसरे की 4 गुनी है, तो लंबाई चौड़ाई आप अलग अलग ज्ञात कीजिएगा। ठीक, हम ये मान के चलें कि लंबाई x है, चौड़ाई y, क्योंकि युगपत समीकरण पढ़ रही है तो हमको 2 वेरिएबल लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक आयत हम यहाँ पर इस प्रकार से बना रहे हैं। हमने मान लिया इसकी लंबाई को अगर हम x मान लेंगे तो चौड़ाई इसकी y मान लीजिएगा। ठीक, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। आयत की लंबाई x, चौड़ाई y मान ली। अब परिमाप क्या होती है, आयत की परिमाप क्या होती है, आयत की परिमाप। ठीक, हमें परिमाप दी गई है, आयत की परिमाप होती है 2 × x प्लस y, यानी 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। आपने पढ़ी होगी, या इन सबका जोड़ करो तो 2x और 2y हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस y आ गया। अब ये हमको दिया गया किसके बराबर, 50 के बराबर। ठीक, तो इसको हम 50 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब हमें लंबाई परिमाप दी गई, एक हमने निकाली, एक जो दी गई, तो दोनों बराबर कर दो, यानी 2 × x प्लस y बराबर हमें दिया गया 50। 50 में 2 का भाग दे देंगे तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 25। एक समीकरण हमारा बनके आ गया है। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं, आयत की जो लंबाई है चौड़ाई की 4 गुनी है। इसका क्या मतलब है, अगर हम ये मान के चलें कि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, तो लंबाई उसकी 4 गुनी कर दो, 40। लंबाई चौड़ाई 4 मीटर है, इसका 4 गुना कर दो, 16, तो चौड़ाई लंबाई निकल आई। अगर चौड़ाई को 4 मानते हो तो लंबाई उसकी 4 गुनी है। पुनः से मतलब और भी दिया गया हमें, यानी क्या दिया गया है कि जो x और हम y बराबर करना चाहते हैं, क्या बराबर है, अगर x और y यानी लंबाई चौड़ाई बराबर कर दो तो वर्ग होना चाहिए, लेकिन है तो ये आयत। बराबर कब होगा, जब आप इसमें 4 का गुणा कर दोगे। भैया हमारे पास 40 रुपए हैं और आपके पास 10 रुपए, हमने लगा दिया बीच में बराबर, तो क्या बराबर हुए नहीं। कब हो गए बराबर, आप यहाँ पर 4 का गुणा कर दो, अब बराबर हुए। तो यहां से समीकरण हमारा बन के आ गया ये दूसरा। ठीक, समीकरण 1, 2 को आप सब्स्टिट्यूशन विधि से यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लो। इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिएगा। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 में जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4y प्लस y पहले से है, किसके बराबर हो गया 25, ये मिलकर के हो गए 5y बराबर 25, 5 का गुणा हो रहा तब जाके भाग हो जाएगा, तो y का मान क्या निकल आया 5। यानी उस आयत की जो लंबाई चौड़ाई है वो 5 है, तो लंबाई इसकी 4 गुनी, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 20 आ गई, तो x का मान कितना आ गया 20। अतः आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। परिमाप निकालो, 20 और 20 40 और 10 50 आ रही, और इनका आपस में देखो, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई की 4 गुनी है, तो शर्तें सब सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब सवाल हमारा सही है। आप नोट कर लीजिएगा, उसे समझते हैं क्वेश्चन 13वां और 14 समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जिसमें हमसे ये कहा गया है कि दो समपूरक कोणों में, दो समपूरक कोण, उनमें एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन बड़े कोण की जो वैल्यू है छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है। तो आप बताइएगा ये दोनों कोणों की अलग अलग वैल्यू क्या है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए समपूरक कोण होते क्या है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। समपूरक कोण के मतलब ये होता है कि ऐसे दो कोण जिनको हम एडिशन करें तो 180 के बराबर अगर हो जाते हैं तो वो ही हमारे समपूरक कोण कहे जाते हैं। अगर एक कोण x है तो दूसरा y होगा, दोनों का जोड़ किया 180 हो गया। लेकिन जब बड़े कोण में से छोटा घटाते हैं तो 60 बचता है। तो दो चीजें निकल आई हमारी, x और y, सॉल्व करके हम x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम ये मान के चलेंगे, माना दो समपूरक कोण x तथा y है जिसमें x y से बड़ा है, ये भी तो बताना पड़ेगा। देखिएगा 13 में माना दो संपूरक कोण x तथा y है, जहां का मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन y। भाई छोटा बड़ा भी तो रखना हमको। तो अब इनका जब हम जोड़ करेंगे आपको ये लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आपको ये लिखना पड़ेगा 180 अंश होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इनको, x प्लस y बराबर 180, ये बन गया समीकरण 1। अब उन्होंने क्या कहा है कि भाई दो लोग हैं, हम कह रहे हमारी जेब में तुमसे 60 रुपए ज्यादा, तो हमारे पैसे में से अपना पैसा घटाओगे तभी तो 60 बचेंगे। तो यहाँ पर भी आप बड़े कोण में से जब छोटे को माइनस करोगे तो 60 बचना चाहिए। देखेगा पुनः, यानी दो शर्तें हैं, एक हमें मालूम होनी चाहिए, एक क्वेश्चन में केवल दी गई है। क्वेश्चन में केवल एक ही शर्त दी गई, तुमको दूसरी कहां से पता करेंगे। दूसरी तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये नहीं मालूम है तो सवाल नहीं कर पाओगे आप। ठीक, मालूम था अभी तक तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हुआ तो आज मालूम कर लीजिएगा। फिर हमसे कहा गया कि x माइनस वाई बराबर 60, ये समीकरण दूसरा हो गया। आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिएगा, तो माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2x बराबर, जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 240, x बराबर आ गया 120, यानी एक बड़ा कोण जो है 120 है। x का मान आप कहीं भी रख दीजिएगा, मान लो यहां में रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पूरी बात लिखनी पड़ती है। तो यहां जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस y बराबर 180, तो y बराबर आ गया 180 में से आपको 120 घटाने, क्या बचेगा 100 नहीं, केवल बचेगा 60। ठीक, तो y की वैल्यू निकल आई 60। अब आप देखिएगा हमने सही किया या गलत किया। दोनों को जोड़िएगा 180 अंश हो रहा है, बड़े कोण में से छोटा कोण घटाइएगा 60 बच रहा है, वो 120 है, 60 खर्च करोगे 60 बचेंगे। यानी जो शर्त दी गई वो भी सही है, जो हमको मालूम थी वो भी सेटिस्फाइड हो रही। इसका मतलब है सवाल का आंसर आपको कहीं मिलाने की जरूरत नहीं, वो सही है। समझ पाए? ये 13वां क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका 9th 10th में भी पढ़ने के लिए आपको मिलने वाला है। और अगर उसकी कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है आपको तो आज सीख लीजिएगा, जो आपको आगे भी यूज होगी। तो पहले आप इसको नोट करिएगा, फिर समझते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 14। अब समझते हैं 14 क्वेश्चन। देखो इसमें 14 क्वेश्चन क्या होता है, जब हम किसी नदी में, नहर में, यानी ऐसे पानी में तैरते हैं जिसका धारा बह रही है, वहां तैरने में फिर हम एक ऐसे पानी में तैरते हैं जहां जल शांत है, जैसे तालाब में तैर रहे हैं, किसी झील में तैर रहे हैं। ठीक, मतलब ऐसी जगह तैर रहे हैं जहां पर पानी बह नहीं रहा। तालाब का पानी क्या होता है, चारों तरफ से बंद होता है, तो बहेगा तो है नहीं। तो जब हम उसमें तैर रहे हैं और नदी में तैर रहे हैं, तो दोनों जगह आपके तैरने में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो क्या होता है, जब आप नदी में तैरेंगे तो आप दो तरीके से तैर सकते हैं, या तो आप धारा की दिशा में तैरिएगा या फिर धारा के विपरीत दिशा में तैरिएगा। नहीं, आप कहोगे नहीं तो हमारे पास एक तीसरा तरीका भी, तो हम तो सीधे सीधे तैरेंगे, इस किनारे से उस किनारे जाएंगे। तब भी आप अगर सीधे तैरे हुए
तैरोगे इस प्रकार से। आपका तीसरा तरीका क्या था, ये नदी है, नदी के बहने की धारा ये है, दिशा ये है, या तो आप इधर तैरेंगे पानी के साथ में या तैरेंगे इधर, लेकिन आप एक सीधे सीधे भी तैर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे सीधे तैरोगे तो कभी भी सीधे जा ही नहीं पाओगे, आप कितनी भी ताकत लगाइएगा आप हमेशा थोड़े इधर को बह के भागते रहोगे। अगर आप निशाना बांध के, अगर आपको यहाँ उतरना है कि हमें यहाँ उतरना, तो थोड़ा यहाँ से चलेंगे, सीधे तैरोगे तो आप बहकर पानी बहा करके आपको इधर ले आएगा। ठीक है, तो जो बात है वो समझिएगा, ये जो हम सीधे वाली बात हम कर ही नहीं रहे यहाँ पर, ये धारा की दिशा है। जब धारा की दिशा में हम तैरेंगे तो जो भी हमारी तैरने की चाल होगी उसमें पानी की चाल भी जो जुड़ जाएगी। मान लीजिएगा कि आप धारा की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकते हैं, और पानी की स्वयं की भी तो चाल है, पानी भी तो बह रहा है। अब मान लीजिए पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब आप धारा में साथ साथ बहेंगे, पानी के साथ साथ तैरेंगे, तो आपकी चाल हो जाएगी 5 आपकी थी, 2 जल की थी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप तैरेंगे। ये है फंडा। और जब आप विपरीत चलेंगे 5 की रफ्तार से, तो आपका निकलेगा जाकर रिजल्ट 3 किलोमीटर प्रति घंटा का, क्योंकि तब आपकी चाल में से धारा की चाल घटेगी। सीधी सी बात यह है कि धारा के साथ साथ तैरेंगे तो आपकी चाल में धारा की चाल जुड़ेगी, धारा के विपरीत दिशा में जब आप तैरेंगे तो आपकी चाल में से धारा की चाल घटेगी, आपकी चाल में जुड़ेगी और आपकी चाल से घटेगी। वही हमसे यहाँ कहा जा रहा है कि एक लड़की है जो नदी के धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब है पानी के साथ साथ 2 घंटे में 12 किलोमीटर तैर सकती है। तो आप ये मत समझ लेना कि ये इस अदिति की चाल 2 घंटे में 12 किलोमीटर के, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर हो गए। 1 घंटे में 6 किलोमीटर आप जा रहे हैं, लेकिन इसमें 1 घंटा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्वयं की नहीं, इसमें पानी की भी ऐड है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब वो वापस आती है उसी जगह लौट करके, तो उसे 3 घंटे लगते हैं, यानी विपरीत दिशा में तैरती है तो 3 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, और अनुकूल जाती है पानी की तो 2 घंटे में 12 किलोमीटर जाती। पूछा हमसे ये जा रहा है कि शांत जल में उस लड़की की तैरने की चाल क्या है, और नदी की जो धारा बह रही है उसकी भी चाल क्या, आपको दोनों चीजें बतानी है। तो समझिएगा, बहुत ही इत्मीनान से आपको समझ में आएगा। हम ये मान के चलेंगे, माना अदिति की तैरने की चाल x है और धारा की चाल y है, तो इतना हमने पहले लिख दिया। माना अदिति की तैरने की चाल x है और धारा की चाल y है। ठीक है, तो जब धारा के अनुकूल तैरती है, जब अदिति धारा के अनुकूल, या केवल ये लिख दो धारा के अनुकूल, तो इतना हमने इसमें मेंशन कर दिया क्या कि माना अदिति की तैरने की चाल, तैरने की चाल का मतलब ये कि माना अदिति की शांत जल में चाल लिखेंगे आप। ठीक है, थोड़ा यहाँ गलत लिखा हुआ है, तैरने की शांत जल में चाल, यहाँ आप शांत और बढ़ा लो, शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अदिति की धारा के अनुकूल चाल, तो अनुकूल का हमने ये बताया कि धारा की चाल में, आपकी चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, तब आपकी हो जाएगी जाकर के x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत अदिति की चाल क्या हो जाएगी, आपकी चाल में से धारा की चाल घट जाएगी किलोमीटर पर आवर। अब इस साल से आप 2 घंटे चलते हैं, कितना चल जाते हैं, 12 किलोमीटर। प्रश्नानुसार क्या कहा गया, 2 घंटे चलते, यानी 2 घंटे में चलेगी दूरी कितनी है, 12, तो 1 घंटे में चलेगी दूरी कितनी होगी, डायरेक्ट लिख दो। जब 2 घंटे में 12 जाते तो 1 घंटे में कितने जा रहे हैं, 6, यानी x + y बराबर 6, समीकरण 1। 3 घंटे में कितने जा रहे हैं, 12, तो 1 घंटे में कितने जाएंगे, आप 3 घंटे में 12 जा रहे थे, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाएंगे, यानी x - y बराबर 4। ये हमारे समीकरण 2 इस प्रकार से बनी है जाकर के, कि ये हमने यहाँ शॉर्ट कर दिया है। मतलब ये था एक तरीके से, क्या था कि 2 × x + y बराबर 12 था, तो 12 में 2 का भाग लग जाएगा, तो x + y बराबर कितना आ गया, 6। फिर उन्होंने कहा 3 × x - y बराबर 12 है, तो x - y बराबर कितना आ गया, 4। तो हमने थोड़ा वो चीजें मौखिक आपको बता दूं, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो 22 y कट जाएगा, 2x बराबर आ गया 10, तो x बराबर आ गया 5। यानी अदिति की जो शांत जल में चाल निकली वो 5 किलोमीटर पर आवर निकली। तो 1 घंटे में वह 5 जाती है, तो 2 घंटे में 10 जाएगी, और धारा भी 2 घंटे में 10 जा रही है, 2 घंटे में 2 किलोमीटर जाएगी। कि अभी धारा की चाल निकाल लो पहले, x का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा 5, तो उधर जाके घट जाएगा, y बराबर निकल आएगा 1। यानी धारा की जो चाल है 1 किलोमीटर 1 घंटे में।
तो 2 घंटे में धारा 2 किलोमीटर जाएगी, 2 घंटे में तुम 10 जाओगे तो टोटल कितना हो गया 12। 3 घंटे में तुम 15 किलोमीटर जाओगे, धारा तुमको 3 घंटे में 3 किलोमीटर पीछे खींचेगी, तो आप लौट के क्या आ जाओगे 12। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। तो शांत जल में अदिति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की अपनी स्वयं की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस क्लास में हमने क्वेश्चन आपको 5 करवाए हैं 10 से लेकर के 14 तक। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।